गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 3 फरवरी पे हम पहुंच चुके हैं। 2-3 दिनों से आपको मॉर्निंग में वीडियो नहीं मिल रहा था बिकॉज बजट के कुछ क्वेश्चंस हम प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसी वजह से टाइम लग रहा था। यहां पर हम 10 नए टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें द हिंदू और पीआईबी को हम कवर करेंगे। एंड दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और यहाँ पे आपको कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_luthra के ऊपर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। चलते हैं आज के 10 नए टॉपिक्स जो हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑपरेशन ग्रीन को लेकर। एनएफएचएस 5 के बारे में भी हमारा डिस्कशन होने वाला है। न्यूज और पीआईबी में से बनाए गए हैं सारे क्वेश्चंस। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। पीएम वंदना योजना के बारे में जानेंगे। देन बजट को लेकर एक क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। एमईई रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। नेशनल पार्क को लेकर एक क्वेश्चन होगा। वन हॉर्न राइनो न्यूज में थे, उनके बारे में भी एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। स्वामित्व स्कीम के बारे में जानेंगे। और फाइनली इंडिया फ्रांस रिलेशन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, तो अगर आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है देन इट्स वेरी गुड। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है सो बेल आइकन को प्रेस करिएगा और उसके बाद ऑल बटन को जरूर प्रेस करिएगा। अदरवाइज नोटिफिकेशन जो एनसीईआरटी के वीडियोस हैं, करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं, लक्ष्मीकांत एमसीक्यूज के जो वीडियोस हैं, ये आपसे मिस हो जाएंगे। सो बेटर यही है कि इसमें बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को प्रेस जरूर करें सो दैट जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुंचते रहे। चलिए, तो इस तरीके के जो वीडियोस आएंगे, रिवीजन वीडियोस, उनको जरूर आप ट्राई करिएगा और उसमें आंसर देने की कोशिश करिएगा। जेन 50 कोड को यूज कर सकते हैं टू अवेल द 50% डिस्काउंट, क्योंकि वेरियस वीडियो कोर्सेज जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। इसमें एक फ्री वीडियो कोर्स भी है आपका, रादर फ्री एमसीक्यू कोर्स है आपका, जिसमें लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। उसमें एनरोल कर लीजिएगा, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपने लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर टारगेट सबसे पहले आपको सेट करना है। टारगेट सेट करें, जल्दी से बताएं मुझे कितना कितना कौन स्कोर करने वाला है आज, कितना टारगेट लेके चल रहे हैं। बिकॉज सेटिंग द टारगेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो आप इन एमसीक्यूज के वीडियोस के अंदर करते हैं। और यहाँ पे मैं नए स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं कि 6 से ज्यादा एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होते हैं देन यू विल बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है देन यू विल बी इन द डेंजर जोन, और तब आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 24 आवर्स में एक बार रिवाइज तो सभी लोग कर ही लीजिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी किस बारे में बात करी जा रही है। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। द स्कीम इज लॉन्च्ड ऑन द लाइन्स ऑफ ऑपरेशन फ्लड, और यहां पे कोशिश करी जा रही है कि जैसे ऑपरेशन फ्लड में मिल्क को एक सक्सेस बनाया गया था, उसी तरीके से वीट और पैडी को सक्सेस बनाया जा सके। उसके अंदर यहां पर उसी तर्ज के ऊपर यहां पर सक्सेस हमें देखने को मिले। इन द बजट 2021-2022 दिस स्कीम इज बीइंग एक्सपेंडेड टू कवर 22 पेरिशेबल क्रॉप्स। तो यहाँ पे 22 क्रॉप्स जो पेरिशेबल क्रॉप्स हैं, जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, उनके ऊपर इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो ऑपरेशन ग्रीन जैसे ही नाम आता है आपको ध्यान आता होगा टॉप के बारे में। आता है टॉप के बारे में ध्यान? टॉप की फुल फॉर्म मुझे बताएं जिन लोगों को पता है। हालांकि इस वीडियो के अंदर टॉप की फुल फॉर्म मैं आपको बताना ही वाला हूं, नेवरदलेस आप लोग बताएंगे तो आपको भी अच्छे से ये चीज याद रहने वाली है। अगर हम बात करें ऑपरेशन ग्रीन के बारे में, तो पहली जो स्टेटमेंट है, इट वाज अनाउंस्ड, दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज अनाउंस्ड बाय हुम। सो दिस स्कीम कम्स अंडर, यस, दिस स्कीम कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, और ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सुन के ऐसा लग सकता है, नाम सुन के लग सकता है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आती होगी, बट नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, और फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते ही ए और बी को आप कर लीजिए जल्दी से एलिमिनेट। इट मींस आंसर या तो सी होगा या डी होगा। इट मींस बाय डिफॉल्ट थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन के अंदर है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो ये तीसरी स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगी। इस बजट के अंदर इसे 22 पेरिशेबल क्रॉप्स के अंदर एक्सटेंड करने की बात करी गई है, बिल्कुल सही है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, यहां तक तो स्टेटमेंट ठीक हो जाती थी, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड जो था उसमें हमने जो सक्सेस है मिल्क के अंदर देखा है, मिल्क की क्वांटिटी क्वालिटी के अंदर देखा है, और वही सक्सेस को रेप्लिकेट करने की बात करी गई है। बट किसके अंदर? दैट सक्सेस विल बी रेप्लिकेटेड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वो सक्सेस को रेप्लिकेट करने की बात करी गई है, वीट और पैडी के अंदर नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ग्रीन टॉप की फुल फॉर्म। काफी सारे लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर टॉप का मतलब क्या है। 3 यहां पे आइटम है, टी स्टैंड्स फॉर व्हाट, ओ स्टैंड्स फॉर व्हाट, पी स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये मुझे बताइएगा। चलिए, तो यहां पे अगर हम ऑपरेशन ग्रीन की बात करते हैं, यहां फोकस किया जाएगा कि कैसे एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रमोट किया जा सकता है, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज लाने की बात करी जाएगी, क्योंकि टॉप के अंदर टी स्टैंड्स फॉर टोमेटोज, ओ स्टैंड फॉर अनियन, पी स्टैंड फॉर पोटैटो।
ठीक है, फार्मर्स को यहां पर राइट प्राइस जो है उनकी यहां पे क्रॉप का दिया जाएगा, इस चीज के बारे में भी बात करी गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 को लेकर क्वेश्चन बनाया और पूछा कि बताएं इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज 5th राउंड ऑफ सर्वे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। हो सकता है द रिपोर्ट शोड दैट चाइल्ड मेलन्यूट्रिशन लेवल्स इन 2019 वर लोअर देन इन 2016 इन मोस्ट स्टेट्स। काफी ज्यादा राज्यों के अंदर और अधिकतर राज्यों के अंदर जो चाइल्ड मेलन्यूट्रिशन था 2016 के कंपैरिजन में 2019 के अंदर कम देखा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन चाइल्ड मैरिज इन त्रिपुरा, असम एंड मणिपुर। चाइल्ड मैरिज जो है उसमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है। किस यहां पे राज्यों के अंदर? त्रिपुरा, असम एंड मणिपुर के अंदर। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। द हिंदू में आर्टिकल था। इन दिस आर्टिकल राइटर क्रिटिसाइज द बजट एज इट फेल्स टू एड्रेस हंगर एंड पेंडेमिक। तो यहाँ पे कुछ चीजों के लिए राइटर जो है उसने क्रिटिसाइज किया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी आर्टिकल्स लिखेंगे, कितनी अच्छी से अच्छी चीज आप प्रोवाइड करेंगे ना, उसके बाद भी क्रिटिसिज्म होगा। एज अ सिविल सर्वेंट भी आप कितना अच्छा काम कर ले, कितना अच्छे से अच्छा काम कर ले, लेकिन फिर भी देयर विल बी पीपल जो कि उस काम को पसंद नहीं करेंगे। तो यहां पर पॉलिटिशियंस के साथ भी यही होता है, हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ भी यही होता है। तो ये चीजें देखने को मिलेंगी आपको भी, सो यू कैन गेट योरसेल्फ रेडी हियर। अगर हम क्वेश्चन पे आए तो यहां पर जो पहली स्टेटमेंट है NFHS 5 5वां संस्करण है, बिल्कुल ठीक है, फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अंडर आता है, तो यस ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है। क्या त्रिपुरा, असम और मणिपुर के अंदर एक इंक्रीज इन चाइल्ड मैरिज देखा गया, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया रिपोर्ट के मुताबिक? तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है, रिपोर्ट के अंदर ये चीज बता रखी है। लेकिन यहां पर अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, द पार्शियल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा निकला है उसने बताया है कि चाइल्ड मेलन्यूट्रिशन लेवल 2019 के अंदर 2016 के कंपैरिजन में ज्यादा है, कम नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे NFHS 5 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी, कहां पे चाइल्ड मैरिजेस आपको ज्यादा देखने को मिली हैं और किस किस तरीके का ट्रेंड आपको यहाँ पे देखने को मिला है। अगर हम बात करें इंक्रीज इन चाइल्ड मैरिज की, इन त्रिपुरा के अंदर 40.1% देखने को मिली है और ये 33% हुआ करती थी, तो उससे इंक्रीज हो गई है 7% तक। मणिपुर के अंदर भी 3% का इजाफा, 13 से 16% आप कह सकते हैं, और असम के अंदर भी 1% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। ठीक है, तो अभी पार्शियल डेटा ही आया है, लेट्स सी फुल डेटा क्या चीजें हमें बताता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट के बारे में, GITM के बारे में। यहां पर कुछ दिन पहले इससे कंसर्निंग क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, वहां पर स्टेटमेंट कुछ और थी, यहां पर कुछ और चीज पूछी गई है। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इट इज रिलीज्ड बाय IMF के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है, हो सकता है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया हैज डिक्लाइंड इन FDI इन 2020 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। 2020 के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर एक गिरावट देखी गई है अगर हम पिछले सालों से उसे कंपेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ग्लोबल FDI कोलैप्स्ड इन 2020 फॉलिंग बाय 42% कंपेयर टू 2019। तो 2020 के अंदर FDI जो है कोलैप्स करी है, ग्लोबल FDI की बात करी जा रही है, और ये फॉल करी है बाय 42% अगर हम 2019 से इसे कंपेयर करते हैं। तो सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसके ऊपर। रिसेंटली न्यूज में ये आइटम थी, मैं आपको न्यूज के बारे में भी बताने वाला हूं। चलिए देखिए, इस तरीके की न्यूज होती है व्हेन यू एक्चुअली फील वेरी 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 प्राउड अबाउट योर कंट्री। क्योंकि अभी ये देखने को मिला है हमें कि अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए, सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका नाम है इंडिया एंड चाइना। यहां पर आपको FDI का इंप्रूवमेंट, FDI के अंदर राइज जो है वो दिखेगा। हालांकि अगर हम बाकी सभी कंट्रीज की बात करें तो वहां पे एक डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, सो इज द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय IMF? तो नहीं, हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था किसके द्वारा आती है, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को निकाला जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। क्या इंडिया ने डिक्लाइन देखी? मैंने अभी आपको बताया कि पूरा विश्व, द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग अ डिक्लाइन एज फार एज FDI इज कंसर्न, बट इंडिया और चाइना यहां पर एक इंप्रूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिला है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। लेकिन यस, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट FDI कोलैप्स करी है, और ये 42% के कंपैरिजन में अगर हम 2019 से कंपेयर करते हैं 2020 के डेटा को, कोविड-19 की वजह से 42% डिक्लाइन इसमें देखने को मिला है। हालांकि इंडिया की पोजीशन काफी अच्छी है। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए मैं आपको एक बार ये कुछ इस पे एक इंफोग्राफिक जो है काफी इंटरेस्टिंग सा वो दिखा देता हूं। सी हियर,
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चेंज इन एफडीआई इनफ्लोज इंडिया के अंदर देखिए कितना बड़ा है, इवन तो चाइना में भी बड़ा है, बट चाइना के कंपैरिजन में इंडिया में देखिए एब्सोल्यूट टर्म में क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन इंडिया का यहाँ पे चाइना से आपको ऊपर ही दिखा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बात करता है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे हम देखेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। देखते हैं क्या बात करी गई है, किस चीज के बारे में डिस्कशन किया गया है। चलिए, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लेकर पूछे कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री का नाम दिया है, किसके द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जाता है, स्पॉन्सर किया जाता है। इट इज द कैश ट्रांसफर स्कीम ऑफ 5,000 फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 5,000 रुपए का यहाँ पर जो एक कैश ट्रांसफर है उसका प्रोविजन रखा गया है। द वुमेन वर्क इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैन अवेल दिस स्कीम। तो पीएसयूज में काम करने वाली जो औरतें हैं, जो विमेन है, वो भी इनका लाभ जो है, वो महिलाएं भी इसका लाभ जो है वो उठा सकती हैं। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली न्यूज में बजट में देयर वाज अ मेजर अंडरस्पेंडिंग। ये बताया गया था कि इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर जो अंडरस्पेंडिंग है वो देखने को मिल रही है। मैटरनिटी बेनिफिट जो अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना दिए जाते हैं उसमें एक कैश ट्रांसफर रहता है 5,000 रुपीज का फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। रिवाइज एस्टिमेट इज 1,300 करोड़ किया गया इसके अंदर, कंपेयर टू द बजट एस्टिमेट ऑफ 2,500 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्पेंडिंग जो है ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है आगे आने वाले टाइम में उसे सही कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें, सो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर का क्या मतलब होता है, दैट वन शेयर, वन पार्ट is given by central government, the other part is given by the state government. मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसे एग्जीक्यूट किया जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। कैश ट्रांसफर 5,000 का दिया जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें जो पीएसयू में काम करने वाली महिलाएं हैं उनको और दूसरे काफी सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो दिए जाते हैं, तो वहां पर इनको इन स्कीम के अंदर नहीं रखा गया। द वुमेन हु वर्क इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करती है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्कीम, क्योंकि उनको वैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। तो ऐसी महिलाएं जिनको अभी तक किसी भी स्कीम की तरफ से बेनिफिट नहीं मिला है उनको इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए, एक इन्फोग्राफिक यहां पर भी मैं आपको न्यूज़पेपर में से दिखा देता हूं। सो मैटर ऑफ हेल्थ के ऊपर या फिर कुछ पॉइंट्स दिए गए, यू कैन रीड दोस पॉइंट्स एंड अगर आप चाहें तो इसे अपने नोट्स में भी रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे बात करता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बजट 2021-2022। तो इस बार का जो हमारा बजट था उसको लेकर 3 स्टेटमेंट्स आपसे पूछा कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन यहां पर सही है। बजट जो आया है, लार्जेस्ट सोर्स 36% ऑफ द फाइनेंस विल कम फ्रॉम जीएसटी। इसके अंदर जो फाइनेंस, क्योंकि देखिए बजट की बात करते हैं कि इतना पैसा एलोकेट हमने एक जगह पर किया, बाकी पैसा वाई जगह पे किया, बाकी पैसा जेड जगह पे किया, ठीक है, लेकिन पैसा आ कहां से रहा है ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट इज द सोर्स, सोर्स क्या है, तो कह रखा है कि 36% जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है वो कहां से आ रहा है, जीएसटी से आ रहा है। मे बी लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर इन द बजट विल गो ऑन स्टेट शेयर। तो ज्यादातर जो एक्सपेंडिचर किए जाएंगे वो स्टेट शेयर में जाएंगे। हो सकता है इन दिस बजट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन सब्सिडी विल बी लेस देन 10%। तो यहाँ पे जो सब्सिडी का अमाउंट है वो भी आपको दे रखा है, कितना इस बार गवर्नमेंट बजट के अंदर सब्सिडी के ऊपर स्पेंड किया जाएगा। सोचिए, फिर मैं आपको एक बार ग्राफ दिखाता हूँ और बेसिकली पाई चार्ट आपको दिखाता हूँ, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। सोचिए इसके बारे में। चलिए, तो हमें देखना है कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो होगा वो कहां जाएगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर्स कहां कहां जाने वाले हैं, और हमारा बजट गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना रहने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। चलिए, तो यहां पे देखिए अगर बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज को देखेंगे, सबसे ज्यादा जो पैसा आ रहा है वे रूपी कम्स फ्रॉम, तो वो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी से आ रहा है, जीएसटी से नहीं आ रहा है। जीएसटी से सिर्फ 15 पैसा आ रहा है, ठीक है, मतलब 15% आ रहा है। 36% आपका बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी से आ रहा है, ठीक है। ज्यादातर पैसा आपका जा कहां रहा है, देखेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। स्टेट शेयर एंड टैक्सेस एंड ड्यूटीज के अंदर 16 पैसे जा रहे हैं, मतलब 16% जा रहा है, लेकिन 20% आपका इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। तो वो दोनों स्टेटमेंट्स तो आपकी गलत हो जाती हैं। अगर बात करें कि सब्सिडीज में कितना जा रहा है, तो यहाँ पे 9 पैसा है, दैट इज द 9%। तो यहाँ पे हमारी जो तीसरी स्टेटमेंट थी वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। और पहली जो 2 स्टेटमेंट्स है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो कहां जा रहा है, वो आपका किस में जा रहा है, वो आपका स्टेट्स में नहीं जा रहा है, वो किस में जा रहा है, वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जीएसटी से आ रहा है पैसा ज्यादा, नहीं, बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी से आ रहा है, बट यस, ये थर्ड स्टेटमेंट जो सब्सिडीज का अमाउंट था वो 9% था, वो आपका करेक्ट हो जाता है। सो सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। चाहे तो इसको जो इन्फोग्राफिक है इसको सेव करके रख लीजिएगा, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट बजट को समझने में कि पैसा कहां कहां से आ रहा है और पैसा कहां कहां जा रहा है। अगर 1 रुपए खर्च किया जाता है तो वो पहले तो ये बताया कि वो 1 रुपए कहां कहां से आएगा और फिर उसे कहां कहां पे खर्च किया जाएगा। चलिए,
क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है इसके बारे में जान लेते हैं। सो नाउ यू कैन यूज द यूपीएससी कोड, और यहाँ पे यूपीएससी कोड को यूज करना चाहे उसको भी यूज कर सकते हैं, Gen50 कोड को भी यूज कर सकते हैं। एज पर योर विश 50% स्ट्रेट डिस्काउंट के लिए आपको exam.netmonk.com के ऊपर ये सीरीज जो है मिल जाएगी। एंड नाउ दिस इज द टाइम कि आप एक स्टेप ले, सीरीज को ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को डे वाइज तरीके से कंप्लीट करें। दिन में 3 से 3.5 घंटे के जो इसमें असाइनमेंट्स है वो आपको दिए जाते हैं, जो कि इजीली कवर किए जा सकते हैं इफ यू आर ए सीरियस स्टूडेंट। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो 3 से 3.5 घंटे का असाइनमेंट करना एक यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए उतना तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा। देन एडिट थिंग इसके अंदर जो आपको करनी है वो है जो सेल्फ स्टडी के लिए चीजें मैं आपको बताता हूं। तो इसमें सेल्फ स्टडी आपको जरूर करनी है। तो आपका एक टाइम जो होगा, एक पोर्शन जो टाइम का रहेगा वो सेल्फ स्टडी का रहेगा और एक आपका असाइनमेंट का रहेगा। जो लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूं जो कि जॉब करते हैं, दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही दे पाते हैं, तो वो कम से कम इन असाइनमेंट्स को तो करके जाइएगा ही जाइएगा। ठीक है, तो ये सीरीज जो है आप exam.netmonk.com पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और मैंने आपको कोड भी बता दिया, Gen50 कोड को यूज कर सकते हैं, और चाहे तो आप यूपीएससी कोड को भी यूज कर सकते हैं। जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, नाउ दिस इज एन एक्सपेंडेड सीरीज, 500 डेज की सीरीज है 2022 वालों के लिए, 21 वालों के लिए नहीं। जो लोग 2022 के लिए, 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही ये सीरीज है, जो एक लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं। तो 500 दिन के जो असाइनमेंट्स है वो आपको यहां पर दिए जाएंगे, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड नाउ क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर कुछ ऐसा लाइन जो कि और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो, ताकि मिनिमम पॉसिबल टाइम में हम जो है सिलेबस को कंप्लीट कर सकें और जल्दी से जल्दी आपके लेक्चर्स देखकर अपने जो वेरियस सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर सके। सो देयर इज अ क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज सीरीज, तो मिनिमम 100 डेज में तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा। इसके अंदर जो असाइनमेंट्स हैं, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको कवर कराई जाएंगी, वो आपको क्लास वीडियोस के थ्रू एज वेल एज जो आपके एमसीक्यूज के वीडियोस होते हैं उसको कवर कराया जाएगा, ताकि प्रीलिम्स और मेंस के अंदर आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में अच्छे से तैयारी कर सके। बट यस, एट द सेम टाइम जो इसमें आपको वीडियोस दिए होंगे उन्हें आपको बहुत ध्यान से देखना है। उसमें चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे क्विजेस दिए जाते हैं वो जरूर करिएगा इसके अंदर, बिकॉज ये जो पूरी सीरीज है आपको लास्ट टाइम में किस तरीके से प्रीलिम्स का एग्जाम आपको क्रैक करना है उसके बारे में ही है। इसमें मेंस के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं होगा, अभी तक तो ऐसा इसमें कुछ नहीं रखा गया है। तो फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पूरी सीरीज के अंदर प्रीलिम्स के ऊपर दिया जाएगा। आप क्विजेस को देखें, आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, और जो आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं उन लेक्चर्स को अच्छे से देखें और उसके बाद अपने क्विजेस को सॉल्व करें। सो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब दिस सीरीज ऑन exam.netmonk.com, और वहां पर भी आप इसे यूपीएससी या Gen50 कोड को यूज कर सकते हैं। अभी आते हैं MEE की रिपोर्ट के ऊपर। यहां पर मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए और आपसे पूछा कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सही कथन कौन सा है। द MEE हैज मार्क्ड मेघालय फॉर फेयरली गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो MEE जो है उसने मेघालय को गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए यहां पे मार्क किया है। हो सकता है द इवेल्यूटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन असम वर फाउंड टू हैव एक्सट्रीमली पुअर। तो यहां पे मेघालय के अंदर जो आपकी सेंचुरीज थी वो काफी पुअर कंडीशन के अंदर देखी गई है, ये हो सकता है। थर्ड, MEE रिपोर्ट कवरिंग 903 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अक्रॉस द कंट्री। तो यहां पे जो रिपोर्ट आई है MEE की, उसने 903 नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कवर किया है। सोचिए इसके बारे में, फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अभी यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जो है उन्होंने MEE रिपोर्ट जो थी उसको रिलीज किया था, जिसके अंदर 146 नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को अक्रॉस द कंट्री, तो पूरे देश के अंदर जो नेशनल पार्क्स हैं, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उनको कवर किया गया था। तो नंबर 903 नहीं है, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बट यस, मेघालय को उनकी गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। एट द सेम टाइम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो असम के अंदर उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं पाई गई है, इस चीज को भी रिपोर्ट के अंदर बताया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट के बारे में पहले भी हमने 1 से 2 क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए थे, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है, और इस बार 146 नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इसके अंदर पूरी कंट्री के अंदर बेसिकली कवर किया गया। इट वाज आल्सो अनाउंस्ड दैट फ्रॉम द ईयर 2021 ऑनवर्ड्स, 2021 के बाद 10 बेस्ट नेशनल पार्क्स, 5 कोस्टल एंड मरीन पार्क्स एंड टॉप 5 जूज कंट्री के अंदर रैंक किए जाएंगे और उनको अवार्ड दिया जाएगा। अगर आप देखें, जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने ये चीज जो है काफी एक अच्छी चीज शुरू करी है। कैसे, किस तरीके से बताता हूं। इन्होंने काफी सारे स्टेट्स को आपस में एक हेल्दी कंपटीशन करने पे शुरू किया। अगर आप देखेंगे, स्वच्छ भारत हो या फिर FDI कौन सा स्टेट ज्यादा ला रहा है, उसके बेसिस पे रैंकिंग करी जाती है, जो कि एक अच्छी चीज है। इससे क्या होता है, इससे एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हो जाता है स्टेट्स के बीच में कि मुझे उस स्टेट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे ज्यादा FDI लेके आनी है, मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट को क्लीन रखना है। और इससे क्या होगा, जो ये स्टेप लिया जा रहा है,
10 बेस्ट नेशनल पार्क चुने जाएंगे, तो बाकी के सारे स्टेट्स अपने अपने नेशनल पार्क्स को सही तरीके से मेंटेन करना शुरू करेंगे। 5 कोस्टल एंड मरीन पार्क्स को चूज किया जाएगा, तो जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं वो अपने पार्क्स को, अपनी कोस्टल एंड मरीन पार्क्स को अच्छे से मेंटेन करेंगे। 5 जूस को टॉप पोजीशन दी जाएगी, तो वहां पर जितने भी हमारे राज्य हैं और जहां पर चिड़ियाघर है वो अपने अपने जूस को अच्छे से मेंटेन करना शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें अवार्ड भी दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, काफी अच्छे तरीके से पूरी स्कीम को लाया गया है और रेटिंग्स वगैरह भी इसमें देने की बात करी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पेयर्स दिए गए और आपको बताना है कि कौन से पेयर करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 आपके सामने पेयर्स हैं। पहला है काइबुल लैमचो नेशनल पार्क, मणिपुर के अंदर है, हो सकता है योरदी राब सुप्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मेघालय के अंदर है। देन आपके आगे नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम के अंदर। चलिए सोचिए इसके बारे में, फिर हम इसको देखते हैं मैप के ऊपर भी, और मैं आपको बताने भी वाला हूं कौन कौन सा करेक्ट है, कौन कौन सा नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे काइबुल लैमचो मणिपुर के अंदर है, कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ये। और मानस आपकी काफी फेमस है, असम के अंदर है, ठीक है। फिर आता है योरदी राब सुप्से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहां पर है ये लोकेट करती, जल्दी से बताएं, क्या मेघालय में? नहीं, इट इज इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और आपका जो नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहां पर है, ये मेघालय के अंदर है। तो ये इंटरचेंज करके दिया था बी और सी, मतलब सेकंड और थर्ड, इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर विल बी बी, क्योंकि पहला और चौथा जो पैर है वो करेक्टली मैच कर रहा है। एक बार मैप पे देख लीजिए। सो दिस इज द मैप। चलिए, तो यहाँ पे KLNP काइबुल लैमचो मणिपुर में है, फिर मानस आपको असम में दिख रहा है, देन आपको यहाँ पे मेघालय में भी नाइंगखलम दिख रहा है, YRSW जो आपका योरदी रॉब सब्स था वो आपको ऊपर अरुणाचल के अंदर दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। IUCN के हिसाब से ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो जो है, गैंडा जो होता है, उसका क्या स्टेटस है वो आपको बताना है। क्या ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेंड है, या फिर लीस्ट कंसर्न है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें होती है ना, जैसे एक मेरे स्टूडेंट ने, भरत गुप्ता ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, काफी सारी फैक्चुअल चीजें होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। जैसे अगर आप एनिमल्स भी देखेंगे तो उनका स्टेटस भी चेंज होता है। कौन से राज्य के अंदर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर कहां पे ज्यादा है, या फिर इस तरीके के जो फैक्ट्स होते हैं। यूजुअली जब 2 स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होता है जिनकी पोजीशन आसपास की रहती है, तो वो रैंकिंग चेंज होती रहती है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जो फैक्ट्स अपने हैं वो गवर्नमेंट वेबसाइट से लेनी चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो न्यूज़पेपर होते हैं वहीं से क्वेश्चंस आपके बनाओ, या फिर PIB जो होता है, PIB मेरा प्रेफरेंस रहता है, वैसे PIB से ही बनाओ। PIB के अलावा न्यूज़पेपर में भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उसको भी कवर करना जरूरी होता है, उसमें से लेता हूं। देन RSTV में से लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर कई बार इस तरीके के फैक्ट्स होंगे, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो हो सकता है वो चेंज हो, तो आप वेबसाइट का नाम जरूर देखिएगा। अगर वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है तो चांसेस ज्यादा है कि वहां पर जो फैक्ट्स होंगे वो गलत होंगे। गलत होने के चांसेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि होंगे ही होंगे, एक्यूरेसी कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अगर हम गवर्नमेंट वेबसाइट पे नहीं देखते हैं तो। सेकेंड चीज ये, कई बार एक्यूरेसी तो सही होती है लेकिन टाइम गैप होता है। 2011 में किसी चीज का स्टेटस वल्नरेबल था, लेकिन 2020 में वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये स्टेटस भी चेंज होते हैं। 2011 के अंदर एक एक्स स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी थी, 2020 के अंदर वाई स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए कि टाइम पीरियड का जरूर ध्यान देखिएगा, क्योंकि अभी ज्यादातर जो एजुकेशन ली जाती है वो हम ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू ही देखते हैं, और इसी वजह से टाइम और वेबसाइट का नाम दोनों इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी भी तो इंपॉर्टेंट है ना। वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट हो तो अच्छा है, नहीं हो तो देख लीजिएगा एक वेल नोन वेबसाइट होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो यहाँ पे टाइम पीरियड है वो भी जरूर देख लीजिएगा कि वो आर्टिकल पब्लिश कब हुआ है। यहां पर IUCN स्टेटस की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा करेक्ट आंसर इज वल्नरेबल, बी इज द करेक्ट आंसर। और हमारे यहाँ पे आप जानते हैं कि अलग अलग तरीके के पूरे वर्ल्ड के अंदर जो राइनोज हैं वो मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ जावन और सुमात्रन राइनोज जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। ग्रेटर वन हॉर्न्ड या फिर जिसे इंडियन राइनो कहा जाता है वो वल्नरेबल है, ठीक है। और ये IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से मैंने आपको रैंकिंग बताई है। कहां कहां पे पाए जाते हैं, दे आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इन कंट्रीज के अंदर आपको मिल जाएंगे। दीज कंट्रीज आर ऑल्सो नोन एज एशियन राइनो रेंज कंट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्री को एशियन राइनो रेंज कंट्रीज के तौर पे जाना जाता है, और फिर आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिए किस किस कंट्री का नाम बताया है। इंडिया इज देयर, नेपाल इज देयर, भूटान इज देयर, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। चलिए ध्यान रखिएगा। अभी न्यूज क्यों थी, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर राइनो किल्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ इन असम। तो एक जो राइनो था उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ को मार दिया
काजीरंगा नेशनल पार्क की न्यूज है, इसी वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया था। इनको लेकर, इनके स्टेटस को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है स्वामित्व स्कीम के बारे में। कल रात को भी हमने 9 बजे जो लेक्चर, लाइव लेक्चर किया था, उसके अंदर इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था और एक स्टेटमेंट तो मैंने वहीं से बनाई। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो कम से कम एक स्टेटमेंट तो आप मार्क करके एक ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर ही देंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर आती है इसकी। In the budget 2021-2022, the scheme is proposed to extend to all the states and UTs except Manipur. मणिपुर को छोड़ के बाकी सभी जगह पे इसे एक्सटेंड करने के लिए कहा है। The aim is to provide an integrated property validation solution for rural India. रूरल इंडिया के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी वैलिडेशन का सोल्यूशन प्रोवाइड करना इसका मुख्य मकसद है, इसका ऑब्जेक्टिव है। सोचिए, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, तो बजट में कहा गया था कि इसे हम जो स्टेट्स और यूटीज हैं, सभी स्टेट्स और यूटीज के अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। अभी एट प्रेजेंट 6 स्टेट्स के अंदर ये इंप्लीमेंटेड थी, ठीक है, ये स्कीम। तभी इसके बारे में जिक्र किया गया था और क्योंकि बजट के अंदर बात करी गई है, इसी वजह से ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे मणिपुर को एक्सेप्शन नहीं बनाया गया तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये लाई गई है, तो ये भी मैंने आपको कल बताया था। प्राइम मिनिस्टर ने पंचायती राज डे वाले दिन ही इसे लॉन्च किया था। एम क्या है, आप जानते हैं कि रूरल एरियाज के अंदर प्रॉपर्टी का लेकर डिस्प्यूट काफी ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स को यूज करके जो प्रॉपर्टी वैलिडेशन है वो किया जाएगा और प्रॉपर्टी डीड्स भी लोगों को दी जाएंगी। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, दिस इज स्वामित्व स्कीम, ठीक है। तो वैसे नाम से ही पता चला है स्वामी, किसी प्रॉपर्टी के स्वामी की ही बात हो जा रही है, तो इस तरीके से आप इसे याद भी रख सकते हैं। अपकमिंग एग्जाम के अंदर भूलेंगे नहीं इस चीज से। इसकी एक बार मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूं, लिख के ही बता देता हूं। स्वामी सर्वे ऑफ विलेजेस विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, दिस इज स्वामित्व। और इसे हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन 6 राज्यों के अंदर शुरुआती दौर में शुरू किया गया था और इसमें ड्रोन को यूज किया गया था मैपिंग करने के लिए। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है इंडिया फ्रांस रिलेशन को लेकर। तो इंडिया फ्रांस रिलेशन को लेकर पूछी गई है 3 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट कहती है बोथ कंट्रीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आईएसए की दोनों ही फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हो सकता है। इंडिया हैज अ ट्रेड डेफिसिट विद फ्रांस, फ्रांस के साथ हमारा एक ट्रेड डेफिसिट है, ये भी पॉसिबल है। शक्ति एक्सरसाइज इज बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया और फ्रांस की जो आर्मीज है वो शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट करती है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए अभी डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। वैसे देखिए, मैंने आपको 3 पॉइंट्स यहां पे दिए और तीनों पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन अगर मान लीजिए इंडिया फ्रांस रिलेशन को लेकर क्वेश्चन मेंस में आते हैं तो वहां पर भी ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स भी आप लिख देते हैं तो आप कम से कम 100 वर्ड्स तो वहां पर लिख ही जाते हैं। बहुत कंट्रीज जो है फाउंडिंग मेंबर्स है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, बिल्कुल ठीक। अगर आपको याद हो तो आईएसए, जल्दी से मुझे बताइएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब तो काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, इजी हो जाना चाहिए आपके लिए, ठीक है। इंडिया हैज ए ट्रेड डेफिसिट विद फ्रांस, नहीं, ट्रेड डेफिसिट नहीं है। फ्रांस के साथ हमारा क्या है, फ्रांस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, ठीक है। अब बात करी जाए क्या इंडिया और फ्रांस शक्ति एक्सरसाइज करते हैं, तो यस, दोनों आर्मीज जो है शक्ति एक्सरसाइज करते हैं, तो आंसर तो हमारा हो जाएगा बी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं एक काफी इंपॉर्टेंट चीज, और वो चीज है कि और कौन सी एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस करते हैं आपस में। क्या सिर्फ शक्ति ही करते हैं? व्हाट अबाउट गरुड़, क्या ऐसी कोई एक्सरसाइज करी जाती है? यस और नो। और अभी रिसेंट एक एक्सरसाइज करी थी, देखिए मैं बार बार आपको ये चीज इसलिए बताता हूं तो कि आपको याद हो जाए, एक तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी पता चल जाए। इवन तो मुझे पता है एक्स डेजर्ट नाइट 21, जिसे एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 भी कहा जाता है, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। और जब भी हम इंडिया फ्रांस की बात करते हैं, मैं सारी एक्सरसाइज आपको बताता हूं ताकि मल्टीपल टाइम आपकी रिवीजन हो जाए। और अगर आपने पहले कभी ये चीजें ना सुनी हो तो फर्स्ट टाइम सुन के आप उसे याद रखें, और पहले सुनी हुई है तो कम से कम वो ब्रेन सेल्स आपके दोबारा से फायर करें, एक्टिव हो जाए, जहां पर ये इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है। तो एक्स डेजर्ट नाइट 21 को भी मत भूलिएगा, रीसेंट एक्सरसाइज थी, इसी वजह से न्यूज में थी और पूछी भी जा सकती है। चलिए, तो यहां पे हमने इंडिया फ्रांस रिलेशन के बारे में पढ़ा, शक्ति एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा। इंडिया फ्रांस बायलेटरल ट्रेड जो है वो 619 मिलियन यूरोस का है, और इंडिया जो है 390 मिलियन यूरोस जो है उतना एक्सपोर्ट करता है फ्रांस को। तो मतलब हम ट्रेड सरप्लस में है, ट्रेड डेफिसिट में नहीं है। चलिए
अभी आपकी बारी आती है, क्योंकि मैंने आपको पूरा लेक्चर दे दिया है। अब हम करेंगे एक्टिव रिवीजन एंड बी रेडी टू आंसर। अब आपको जल्दी से ही कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करने हैं जो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता जाता हूं, और उस क्वेश्चन के अलावा भी आपको कोई नई चीज पता है उस क्वेश्चन को लेकर ही, तो आप वो चीज भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट टाइम आपका भी ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज हो सके। चलिए जल्दी से मुझे ऑपरेशन ग्रीन में टॉप क्या था जल्दी से उसके बारे में बता दें। मिनिस्ट्री का नाम पता है तो वो भी बता दें। टॉप के बारे में बताएं, इसमें से कोई एक भी याद है? टी का क्या मतलब है, ओ का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब है, ये बता दें। यहां पर बेसिकली ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, तो उसकी जो सक्सेस थी ना वो हमें लानी है किसके अंदर? ये टॉप के अंदर आपको लानी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर आपको लानी है। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग के अंदर, क्योंकि यहां पर किस तरीके से टोमेटो हुआ, अनियन हुआ, पोटैटो हुआ, या फिर दूसरी ऐसी चीजें हुई, इनको कैसे प्रोसेस करके जैम बनाई जा सकती है, केचप बनाई जा सकती है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। 22 पेरिशेबल क्रॉप्स को बजट के अंदर कहा गया कि उसको अब इंक्लूड किया जाएगा, तो वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजट के अंदर जिस जिस चीज के बारे में बात करी गई है वो सारी चीज हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 के बारे में। जल्दी से मुझे बताएं 3 ऐसे राज्यों के नाम, एक भी बताएंगे तो चलेगा, कि जहां पर चाइल्ड मैरिज का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में देखा गया है, जहां पे चाइल्ड मैरिज की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुई है। देन मेल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो मेल न्यूट्रिशन लेवल जो है वो बढ़ा है, घटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। त्रिपुरा, असम, मणिपुर, वो 3 स्टेट्स के नाम है, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज भी मैंने आपको उनकी बता दी। फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट को लेकर है। कौन लेके आता है रिपोर्ट? जल्दी से मुझे बताएं, क्या वो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, कौन है वो मुझे बताएं। सबसे अच्छी बात यह है एंड प्राउड फील करने वाली बात यह है कि इंडिया ने यहां पर एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है एफडीआई के अंदर, जब पूरा का पूरा ग्लोब एक नेगेटिव ट्रेंड को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहां पे इवन चाइना से भी अच्छा परफॉर्म करा है हमने, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लेकर है। जल्दी से मुझे कैश ट्रांसफर के बारे में बताएं, कितना कैश ट्रांसफर यहां पर होता है। पब्लिक सेक्टर की जो विमेन होती हैं, जो महिलाएं हैं, उनको नहीं लिया गया है यहाँ पे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब ये होता है एक पार्ट देगा सेंटर, स्पॉन्सर करेगा सेंटर, और दूसरा पार्ट स्पॉन्सर करेगा स्टेट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बात करता है आपसे बजट के बारे में। तो बजट के अंदर देखेंगे पैसा कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है। जल्दी से बताएं, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है ये आपको बताना है, और सबसे ज्यादा पैसा कहां जा रहा है ये आपको बताना है। मैंने आपको यहाँ पे इन्फोग्राफिक के थ्रू भी ये चीज बताई थी, नहीं याद है इसको सेव करके रखिएगा। एंड देन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखिए, अगर आपको लगता है कि 150 डेज, वैसे मैं अगर आपको कहूं तो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज को लीजिएगा। 150 डेज के अंदर इजिली आप इसको कवर कर जाएंगे। अदरवाइज अगर आप 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन टेक द अदर सीरीज जो मिशन यूपीएससी 2022 है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, उतना ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है और जल्दी से पूरी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर द क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज, जो यहाँ पे आप 100 दिन के अंदर अपनी तैयारी जो है उसे यहाँ पर आप कंप्लीट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एमडब्ल्यू रिपोर्ट के बारे में बात करता है। जल्दी से मुझे बताएं किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लाई जाती है। 146 नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को यहाँ पे कवर किया गया था। 903 प्रोटेक्टेड एरियाज जो थे उसका नेटवर्क था। साथ ही साथ मैंने आपको 2 राज्यों के नाम बताए थे। मेघालय ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, असम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। और मिनिस्ट्री भी अब आपको पता है, काफी सारे लोगों ने जवाब दिया है। सो मिनिस्ट्री जो है आपकी एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर का नाम मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था करेक्टली मैच कौन सा करता है, और कायबुल लामजो कहां पे लोकेट करता है ये बताएं। मानस कहां पे लोकेट करता है ये बताएं। देन आपका नोंगखलम कहां पे लोकेट करता है ये बताएं। योरती राप सुबसे कहां पे लोकेट करता है ये भी मुझे बताएं। और मैंने चारों आपको मैप के ऊपर भी दिखाए थे। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था क्वेश्चन नंबर 8, आयुसियन ग्रेट वन हॉर्न राइनो के बारे में। मुझे आप बताएं कि इसका स्टेटस क्या है। सेकंड मुझे बताएं कि मैंने आपको बताया था एशियन राइनो रेंज कंट्रीज, एशियन राइनो रेंज कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो मुझे जरूर बताएं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एग्जाम में पूछा जा सकता है। आयुसियन रेड लिस्ट तो बता दिया, यहाँ पे ये रेंज कंट्रीज जो है वो भी मुझे बताएं। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, इंडिया इसके अंदर आते हैं। 9th क्वेश्चन में स्वामित्व स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया था। जल्दी से मुझे मिनिस्ट्री का नाम बताएं। मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले 6 राज्यों के अंदर इसे शुरू किया गया था, लेकिन बजट में कहा गया कि इसे अब ओवरऑल एक्सटेंड कर दिया जाएगा, विच इज ए गुड न्यूज। इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन के लिए यहाँ पे ड्रोन्स को यूज किया जाएगा। अगेन रूरल एरियाज में जो डिस्प्यूट होते हैं प्रॉपर्टी को लेकर वो काफी हद तक यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। फुल फॉर्म क्या है स्वामित्व की? सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी।
फिर हमने लास्ट क्वेश्चन में इंडिया फ्रांस रिलेशन के बारे में देखा था। तो जल्दी से मुझे उस एक्सरसाइज का नाम बताएं जिसके बारे में हमने जिक्र किया था। कोई भी एक्सरसाइज बता दीजिए। 3 एक्सरसाइज के नाम बताए थे। इंडिया का ट्रेड सरप्लस है और आईएसए के अंदर दोनों ही फाउंडिंग मेंबर्स है। गरुड़ भी बता सकते हैं, शक्ति भी बता सकते हैं, और आपका तीसरा क्या था एक्सरसाइज, डेजर्ट नाइट 21। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। और अभी आता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन। प्रीलिम्स के अंदर आप मुझे बताइएगा कि आर्टिकल 19 क्या है, काफी न्यूज में है आजकल, दैट्स व्हाई आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 क्या है, इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। मेंस का काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज इसका आंसर करिएगा। व्हेन राइट टू प्रोटेस्ट वायलेट्स योर राइट टू लाइवलीहुड देन व्हाट वुड यू चूज। तो आप क्या चूज करेंगे जब आपका राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो आपके राइट टू लाइवलीहुड को वायलेट करने लग जाएगा, तो उस सिचुएशन में आप किसको चूज करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अभी जो परिपेक्ष चल रहा है उसी के हिसाब से बनाया गया है। नेक्स्ट मैं आपसे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन जैसे पूछना वो भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। यहाँ पर इंटरव्यू का क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक सोशल मीडिया कुड बी प्रेडिकमेंट टू इंडियन डेमोक्रेसी। आपको लगता है कि हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए जो सोशल मीडिया है वो कहीं ना कहीं खतरा बन सकता है। आपको लगता है क्या ऐसा? आपने देखा होगा फेक न्यूज जो है, जो फेक नैरेटिव्स हैं वो काफी ज्यादा चलाए जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सही को झूठ बताना, झूठ को सही बताना काफी इजी हो गया आजकल। अगर आपने एक झूठ वाली चीज जो है वो पेश करी, मान लीजिए अपोजिशन ने कोई झूठी चीज इंट्रोड्यूस करी और उसके बाद उसको लाइक्स दिलवा दिए, उसको सोशल मीडिया पे शेयर करा दिया, तो एक फेक नैरेटिव जो है वो चलना शुरू हो जाता है। और खासतौर में ट्विटर का नाम काफी ज्यादा आजकल आ रहा है इस चीज को लेकर कि फेक नैरेटिव जो है एक पर्टिकुलर काफी बायस्ड हो गया मीडिया। तो इस चीज के ऊपर आपके क्या विचार है, आपको क्या लगता है? देखिए जो थोड़ा सा हिंट है वो मैंने आपको दे दिया है। हाउएवर आप जो भी चीज इसमें आंसर करें उसको जस्टिफाई जरूर करिएगा एंड आई विल चेक योर आंसर्स। जो सेकंड चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेटमॉक यूपीएससी यहाँ पे 9 बजे कल दोबारा हम, मतलब आज के दिन ही 9 बजे हम इसमें नए टॉपिक्स जो है 10 नए टॉपिक्स उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड हमारे जो विनर है उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। सिबून ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है। सिबून आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। अभी यहाँ पर जो मार्किंग स्कीम है उसमें अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा। टारगेट क्या था और आपने अचीव कितना किया वो जरूर लिखिएगा, नहीं तो सिर्फ मार्क्स ही लिख दीजिएगा, उतने से भी काम चल जाएगा। और जो टेलीग्राम है उसके ऊपर कल रात को 10 बजे आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। अगेन बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल बटन को जरूर प्रेस करिएगा सो दैट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। एंड जेन 50 कोड को यूज कर लीजिएगा अगर आप कोई भी सीरीज जो है उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू टुडे इटसेल्फ at 9 PM. So be ready for the 10 new questions. Have a nice day.